शऊर को पैदा किया। देखिए कैमरा यहाँ लगा। यही एक बहुत बड़ा कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आज आप देखते हैं पूरे जनूबी हिंदुस्तान में अगर कहीं पर मुसलमानों के सियासी आवाज मजबूत तौर पर नजर आती है तो वो आंध्र प्रदेश में और दूसरा रियासत केरला में। यही एक चीज है कि दोस्तों 53 बरस हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की, जो कुर्बानियां दी, नतीजा ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तारीख के मैदान में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो मुझे समझने का होगा। अगर आप बातें करने आए सामूहिक बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठने की जरूरत नहीं है, जहाँ है सामूहिक बैठ थोड़ी देर के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दी। मरहूम फारिस सालार रिजन की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम उसमें लाया। दारुस्सलाम बैंक का क़याम उसमें लाया गया। दो बड़े दवाखाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाती है, जहां पर कम से कम पैसों में बड़े से बड़े मर्ज का इलाज किया जाता है। MBA MCA कॉलेज का क़याम अमल में लाया। यह ऐसे काम है अज़ीज़ान मिल्लत जिसने गरीब मुसलमानों को मजबूत बनाया। और कई ऐसे गरीब घराने में कई ऐसे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां थे जिनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन तालीमी इदारों के तहत तालीम याफ्ता बनाने के मौके फराहम किए। यही एक बहुत बड़ा कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आज बहुत सी सियासी जमातें हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर किसी ने भी अवाम की इस तरह की खिदमत नहीं की। आज सारे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां पर हमको शिकायत है हमारी गरीबी की ताल्लुक से, हमारी तालीमी पसमानदगी की शिकायत है। मगर जो ठोस काम मजलिस ने किया वो सारी दुनिया के सामने है। और हमने सिर्फ इस पर इत्तेफा नहीं किया बल्कि 2005 से मरहूम फारिस सालार रिजन ने गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस को मजबूत करने के लिए एक स्कीम का आगाज किया, जिसमें शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के जितने गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी किट को दिया। और फिर जो SSC के इम्तिहान की फीस का इंतजाम मजलिस ने किया। फिर इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आलिम किट को बनाया, जिसमें माजी की 10वीं जमात के तमाम क्वेश्चन पेपर को जमा किया गया। और आपके भोलापुर के इलाके में जो जिम्मेदारों की तरफ से स्कूल चलाया जाता है, पिछले 10 साल से वहां पर भी आलिम किया जा रहा है। ये तमाम ठोस इक़दाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जहां पर दहशतगर्दी के केसेस का मसला आया, मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद जो मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, मजलिस की बेबाक नुमाइंदगी पर वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को हमारे असेंबली में उठकर अपनी हुकूमत की गलती का इकरार करना पड़ा। और मजलिस की नुमाइंदगी पर किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि हाँ हमसे गलती हुई, हम इन बच्चों को कंपनसेशन देंगे। जब आप ही के इलाके में 2010 में हनुमान जयंती का जुलूस निकला और उस जुलूस में RSS की तरफ से करपसंदी की गई, तोड़ फोड़ के वाकयात पेश आए,
और गिरफ्तारियां जब पेश आई, कौन बच्चों को रिहा करवाने के लिए सबसे पेश पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। कई बच्चों को नॉन वेरेबल सेक्शन लगाकर गिरफ्तार किया गया और मजलिस आगे आई और उन बच्चों को बेलों पर रिहा करवाया। बेल के रकम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका इंतजाम करवाया। और उस वक्त कहां से कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग, कहां से वो लोग जिन्होंने मस्जिद का साथ नहीं देकर कांग्रेस पार्टी का साथ किया, जो जाहिरन तो हमारे साथ थे मगर बल्दिया के इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दिया। जब 2010 में हमारे बच्चों को गिरफ्तारी में मिलाई गई, उस वक्त कोई सामने नहीं आया। जब इन इलाकों में कर्फ्यू का मंजर कर दिया गया, यही मजलिस के अरकान असेंबली थे जो मुशीराबाद के गली कूचों में फिरकर हमारे इलाकों में गरीब आवाम में मजलूम आवाम जो परेशान थी उनको इत्मीनान दिला रहे थे, उनके हौसलों को बुलंद रख रहे थे। जिन घरों से बच्चों को उठा दिया गया था, उनके जिम्मेदारों से बात करके उनको इत्मीनान दिला रहे थे, उनको तसल्ली दे रहे थे कि हम अपनी जमात के लीगल सेल के जरिए से आपके बच्चों को रिहा करवाएंगे। जब पुलिस की तरफ से कई नाम थे, गिरफ्तारियों की लंबी लिस्ट थी, ये मजलिस की नुमाइंदगी थी जिसकी नुमाइंदगी पर पुलिस आगे नहीं बढ़ सकी। अजीज दोस्तों, ये मुख्तसर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत आपके सामने रख रहा हूं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 56 साल सियासी सफर के वो अजीम खिदमत को जो हमारे मरहूम कायदीन ने किया, या फिर सालार मिल्लत के साथ जो हमारे अजीम कायदीन ने उनका साथ किया, जो आज भी हमारे दरमियान पे है, जो आज भी यहाँ पर मुशीराबाद में रहते हैं, उनकी अजीम कुर्बानियों का अगर जिक्र करना शुरू करूं तो शायद ये पूरी रात मुकम्मल हो जाए और सुबह की फजर की आजादी हो जाए, तब भी मैं उन तमाम खिदमत का जिक्र खत्म नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, आज जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी जमात को मजबूत करें। मैं आपको बात बताना इसलिए है समझता हूं कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन 3 रियासत में, दिल्ली में इलेक्शन हुए 4 रियासतों में, यहां पर कांग्रेस पूरी तरह नाकाम हुई। दिल्ली में भी कामयाब नहीं हो सकी। राजस्थान में इक़्तिदार बीजेपी के हाथ में चला गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकी, न छत्तीसगढ़ में दे सकी। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज अगर बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकना है, आज बीजेपी साफ देख रही है कि न सिर्फ वो दिल्ली में अपनी हुकूमत बनाना चाहती, बल्कि जो तेलंगाना की रियासत का तकरीबन क़यामत में आ चुका, आज बीजेपी ये चाहती है कि तेलंगाना में भी उसकी हुकूमत बने। आज इसीलिए जिस बात का मैं खर्चे का इज़हार कर रहा था, बार बार आपसे कह रहा था कि अगर रियासत अलहदा होगी तो इसका सिर्फ फायदा मुस्तकबिल में सियासी फायदा अगर किसी को होगा तो बीजेपी को होगा। आज आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोक सके। तेलुगु देशम के कायदीन आए दिन अपनी जमात को छोड़कर या तो बीजेपी में जा रहे, या टीआरएस में जा रहे, या फिर कांग्रेस में जा रहे। मगर इसका नतीजा क्या है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक बहुत बड़ा मैदान बीजेपी के लिए खाली हो रहा है। जो वैक्यूम, जो खुला पैदा हो रहा है, ये तमाम के तमाम वैक्यूम या खुला को बीजेपी इसको पूर्ण करेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुस्तकबिल में सियासी फायदा बीजेपी को होगा। आज अगर हम ये चाहते कि तेलंगाना हो या आंध्र रियासत हो या हमारा मुल्क हो कि जहां पर सेकुलरिज्म को मजबूत किया जाए, तो बेहद जरूरी है कि हम लोग एक ऐसा फैसला लें जिससे हम आरएसएस के बढ़ते कदमों को रोकें,
मगर हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ कांग्रेस रोक सकती। इस बात को अपने जहनों से निकाल दो आप, क्योंकि हालिया 4 रियासत के इलेक्शन इस बात की गवाही देते हैं, ये पैगाम देते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोक नहीं सकती। अगर आज सारे मुल्क में बीजेपी का चर्चा है या नरेंद्र मोदी मकबूल होता जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार राज तौर पर जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आज होती है। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत रही, 10 साल में जिस शिद्दत के साथ गुजरात में जो फसादात हुए 2002 में, 12 साल का लंबा अरसा गुजर चुका। अगर मरकजी हुकूमत, अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से उन तमाम मुकदमात को फॉलो करती तो यकीनन आज नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर नहीं निकल सकता था। मगर इन लोगों की ये नादानी, इनकी गलती, यही वजह है कि आज सारे हिंदुस्तान में बीजेपी ताकत की ताकत बढ़ती जा रही है। जहां कहीं भी हम देखते हैं, ये देखने में आता है कि बीजेपी की ताकत में इजाफा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं, टीवी पर सुन सकते हैं, अखबारात में आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कह रही है कि जहां तक हमारे शहर का मसला है, जहां तक इलाहाबाद तेलंगाना रियासत का मसला है, जहां तक आंध्र रियासत का मसला है, हम यहां पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी, जिनका वजीर आजम जिस शख्स को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया, आज क्या प्रोग्राम है बीजेपी के पास? आज नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से ये बातें की जाती है कि डेवलपमेंट, मगर कौन सा डेवलपमेंट मेरे नौजवानों? यही हुकूमत थी बीजेपी की, यही शख्स उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, आज भी गुजरात का चीफ मिनिस्टर है। इसके नाक के नीचे 3,500 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। जब वो कत्लेआम को नहीं रोक सकता तो कैसे वो हिंदुस्तान के खिलतों की हिफाजत करेगा? और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने पुलिस के जरिए फायरिंग करवाई। हम ये पूछना चाहते हैं कि गोधरा के वाक़े के बाद यही नरेंद्र मोदी ने उस गोधरा के ट्रेन के कंपार्टमेंट में जिन मासूम लोगों की जिंदगियों को खेला गया था, उनकी लाशों को अहमदाबाद की रोडों पर लाया गया, इसकी इजाजत किसने दी? आज हम पूछना चाहते हैं, बताना चाह रहा हूं आपको कि आज भी सही 70 साल की बूढ़ी जकिया जाफरी अपने शौहर एहसान जाफरी के कत्ल के इंसाफ के लिए लड़ रही है। 12 साल से उसका मुकदमा चल रहा है। माया कोडनानी को, जो मोदी की कैबिनेट में वजीर थी, इसको सजा मौत दी गई कोर्ट की तरफ से। तो यही गुजरात की हुकूमत ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है और कहती है कि हम सजाए मौत नहीं बल्कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मुतालबा करती है। बताइए ये क्या पैगाम दे रही है? बीजेपी के पास क्या पॉलिसी है कि क्या वो मुसलमानों के रिजर्वेशन की कायल है? आज डेवलपमेंट की बात करते हैं बीजेपी वालों, मगर हमको ये तो बताओ कि क्या गुजरात में मुसलमानों की आबादी 9%, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 10% के करीब है। यहां पर हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। क्या गुजरात में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है? क्या अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी का इक़्तिदार आएगा तो क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा? क्या मुल्क की सतह पर जो अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, अगर कल के दिन सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगा तो क्या बीजेपी की हुकूमत उसको बरकरार रखेगी? जो आज वज़ारत अक़लियती बहबूद है, उसके तहत प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सारे मुल्क के अक़लियतों के बच्चों को दिया जाता है। अगर किसी रियासत में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता गरीब बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ये गुजरात की रियासत में नहीं मिलता। यही मोदी जो डेवलपमेंट की बात करता, गुजरात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। अजीज दोस्तों, बीजेपी का जो प्रोग्राम है वो क्या है? जब बीजेपी कहती है कि इंडिया फर्स्ट, याद रखो नौजवानों,
ये नरेंद्र मोदी जब बीजेपी की तरफ से कहता इंडिया फर्स्ट, ये इंडिया फर्स्ट इसके पीछे क्या है कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। असल मकसद इसका ये है, ये शख्स नरेंद्र मोदी जिसने अपनी जिंदगी की आंख आरएसएस के आगोश में खोली, जिसको 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है, वो क्या हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर भरोसा करेगा? ये वो शख्स है जो इंडिया फर्स्ट के नाम पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये अपनी माशी पॉलिसी के ताल्लुक से कुछ नहीं बयान कर सकता। आज आप अहमदाबाद जाओ, अगर कोई जा सकता है अहमदाबाद तो सौतीन ओवैसी चैलेंज के साथ कह रहा है कि सरजमीन अहमदाबाद पर जुहापुरा इलाका है। वो जुहापुरा इलाके में आप जाकर देखेंगे तो हर गली में आपको नजर आएगा कि कहीं पर पीने की पानी की लाइन नहीं है, मोहरिया नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, गवर्नमेंट की जो स्कूल है उसमें टीचरों का इंतजाम नहीं है। ये इसलिए कि जुहापुरा में 70% आबादी मुसलमानों की। ये काम वहां पर हो रहा है और फिर ये इंडिया फर्स्ट की बातें करते फिरता है मोदी। बताओ तुम्हारा क्या मौका है सर जहां के एनकाउंटर के ऊपर? तो अमित शाह बोलेगा कि मुझको टारगेट बनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में एनकाउंटर हुए उसके ताल्लुक से नहीं पूछा जाता। अरे कैसा जवाब है? अगर कोई भी एनकाउंटर गलत होगा तो खतरा है, मगर इस तरह जहां का एनकाउंटर हुआ तो खामोश हो जाते हैं। सोहराबुद्दीन को गोली मारकर खत्म कर दिया गया, उसकी बीवी कौशल का क्या कसूर था? सोहराबुद्दीन के बारे में कहते कि वो माफिया था, उसके पास से बंदूक निकले, उसके पास से बम निकले। अगर ये बात सच है तो तुम उसको गिरफ्तार करते, उससे पूछते कि तुमको हथियार किसने दिया, मगर वो नहीं करते। खुद बीजेपी का इतना बड़ा लीडर हरीन पांड्या जिसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया, 18 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हमारी रियासत के 10 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। आज वो 10 बच्चे 5.5-6 साल साबरमती के जेल में रहे, मगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी ने भी हरीन पांड्या का कत्ल नहीं किया। मैं हरीन पांड्या की बेवा को विशाखापट्टनम की जेल में ले जाकर उस बच्चे से मुलाकात करवाया जिस पर इल्जाम लगाया गया था कि ये हरीन पांड्या को गोली मारा। उस बच्चे ने साफ कह दिया हरीन पांड्या की बेवा से कि मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं मारा। खुद बीजेपी का आरएसएस का हरीन पांड्या उसको गोली मार दिए। सवाल ये पैदा होता कि इतने वाकयात है, मोदी बात करता इंडिया फर्स्ट, मोदी बात करता कि हम कोई हमारे पास फसाद नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि गुजरात की जेलों में, अहमदाबाद की जेलों में 10% आईपीएस ऑफिसर अहमदाबाद की जेलों में, ये बीजेपी का कारनामा। अजीज दोस्तों, ये तमाम वाकयात हुए, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अरे ये लोग क्या कर सकते? 2010 में जब मुशीराबाद में गड़बड़ हुई तो पूरे भाग गए कांग्रेस वाले, कहीं पर नजर नहीं आए। गोरखपुर में पुलिस आई तो नजर नहीं आए। मुशीराबाद के चौरास्ते पर बच्चों को मारा जा रहा था तो नजर नहीं आए। अरे जब इलेक्शन का मामला आता, वोट का मामला आएगा तो आ जाएंगे गोरखपुर की गलियों में, आकर भीख मांगेंगे कि हमारी झोली में वोट डाल दो। पूछो इन लोगों से आप सवाल करो इन लोगों से कि आम दिनों में आकर जी करना, आम दिनों में आकर फूल का हार पहनना, आम दिनों में आकर किसी के घर में बैठकर चाय पीना कोई बड़ी बात नहीं है। जब लाठियां चलती है, जब गोलियां चलती है, जब कर्फ्यू का मंजर होता, जब डर खौफ का माहौल होता, ऐसे वक्त में कौन नजर आता तो सिवाय मंदिर से आप इस बात को ध्यान नशीन कर लीजिए। यकीनन हम वो फैसला कबूल है बतिया के इलेक्शन का, मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि माजी में जो हो चुका। अब सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट के लिए मजलिस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक को अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मजलिस के उम्मीदवार को कामयाबी के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा।
दुआ करिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आज इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई ताकत नहीं। आंध्रा रियासत बनाए, हैदराबाद बनाए। अरे मजलिस ये सवाल करती है, तुम तेलंगाना बनाए तो क्या दिए हैदराबाद? तुम तेलंगाना बनाए तो हैदराबाद को क्या दिए? पूछो इन कांग्रेसियों से। अगर मजलिस की नुमाइंदगी नहीं होती तो हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना देते। हम जाकर एहतजाज किए, वजीर आजम से मिला, कांग्रेस के सदर से मुलाकात किया, कहा कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते आप, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मजलिस ने जाकर कहा कि हैदराबाद का टैक्स का पैसा लेकर आप दूसरी रियासत में नहीं लगा सकते, हमारे मुतालबे के ऊपर हैदराबाद यूनियन टेरिटरी नहीं बना। वरना ये लोग कैसे भिखारी थे कि इनको सिर्फ तेलंगाना कैसा भी मिलो ले लो, लंगड़ी हालत में मिलो, अंधी हालत में मिलो। मगर क्या हुआ? सबसे अहम काम ये कांग्रेस पार्टी है, इसी पार्टी कि एक काम करती और दो काम को फंसा दे। हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा बोले, हम जाकर इनको बोले तो कांग्रेस के लीडर बोले ओवैसी साहब आप बोले थे यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना, हम नहीं बनाए। आप बोले थे टैक्स नहीं देना, हम नहीं दिए। मैं बोला फिर मैं ये भी तो बोला था आपसे कि हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रख सकते। तो कांग्रेस के बहुत बड़े यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमको फेस सेविंग चाहिए, हमको फेस सेविंग चाहिए। हम क्या सूरत दिखाएंगे सीमांध्रा के लोगों? मैं बोला ये कौन सी सूरत की बात कर रहे हैं आप? कहां आपकी तो सूरत वहां बिगड़ गई सीमांध्रा में। आप 25 में से एक पार्लियामेंट की सीट भी नहीं जीत सकते। 175 असेंबली में से 8-10 जीते तो बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे कुछ फेस सेविंग के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का गवर्नर को दिए। मैंने कहा यह गलत है, गैर दस्तूरी है। आप गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह सकता। सरकारिया कमीशन को आप उठाकर पढ़ो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था? सरकारिया कमीशन ने साफ कहा, हिंदुस्तान का आर्टिकल 246, 163 साफ कहते कि लॉ एंड ऑर्डर रियासत का मामला है, मरकज का मामला नहीं है। मगर उठाकर हैदराबाद और साइबराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर साहब के हवाले कर दिए। कौन है गवर्नर साहब? कौन है गवर्नर साहब? ये क्या आवाम ने इनको मुंतखब किया? क्या आवाम ने इनको तारीफ किया? अरे जो रूलिंग पार्टी के पास जाकर बैठकर इनका साथ खाना खाता, इनकी तारीफ करता, इसको गवर्नर बना देते, इसको गवर्नर बना दिए। क्या लगा खुदा ना खास्ता बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली में तो कौन गवर्नर बनेगा? और आप कांग्रेस पार्टी के लोगों, तुमने ये पैगाम दिया कि सारे 8 जिलों का लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास और 1.5 जिले का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास। अफसोस होता है मुझे, जो कोई भी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनेगा, अरे तुम्हें क्या इज्जत होगी कि तुम जब हैदराबाद को आओगे तो हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तुम नहीं होगे, हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तो पुलिस का कमिश्नर होगा, हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर होगा। उसके पास अख्तियार रहेंगे, तुम्हारे पास कोई अख्तियार नहीं होगा। ये आपने कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर उनके हवाले कर दिया। हम इसकी मुखालिफत किए। अब इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। मजलिस ने कहा कि देखो हैदराबाद में पीने के पानी की खिल्लत है। अब गर्मा का मौसम का आगाज हो चुका। पहले पानी 2 दिन में एक मरतबा आता, अब गर्मा के आगाज के बाद 3 दिन में एक मरतबा आएगा। और फिर पानी आने के वक्त अल्लाह अच्छा रखे लाइट वालों को लाइट बंद कर देते। पानी आने का टाइम 10 मिनट नहीं होता, लाइट बंद हो जाती। लाइट बंद हो गई तो पंप क्या काम करेगा? बगैर पंप के पानी हमारे घर में नहीं आता। मजलिस ने क्या कहा था? देखो शहर को 18-20 टीएमसी पानी की जरूरत है, 18-20 टीएमसी पानी की जरूरत है। और खुद आपका इलाका आप जानते कि एक वक्त आज से कई वर्ष पहले यहां पर गंदा पानी पीकर लोग बीमार पड़े, बच्चे मरे। आप जानते तकलीफ को। मजलिस ने कहा कि हम जानते हैं कि
कि गरीब इलाकों में पानी नहीं आता। मजलिस ने क्या कहा, देखो वो जो प्रोनाहिता शिवल्ला प्रोजेक्ट है उसको कौमी मौक़िफ़ दो, नेशनल स्टेटस दो, मगर वहां कबूल नहीं करे पार्लियामेंट में। ये ऐसे कांग्रेस वाले ऐसा लड़ रहे थे लोकसभा में मेरे को, अरे आप कई को तरमीम पेश कर रहे। अरे मैं बोला तुम नहीं जानते बाबा, हमारे पास पीने के पानी की तकलीफ है। प्रोनाहिता शिवल्ला प्रोजेक्ट को अगर कौमी स्टेटस मिलेगा तो 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, 30,000 करोड़ का। और जब तक वो पानी नहीं आएगा हैदराबाद में पीने का पानी के मसला हल नहीं हो सकता। गोदावरी से पानी उठाएंगे और फिर करीमनगर जिले को लाखों एकड़ का पानी मिलेगा, मेदक जिले के लाखों एकड़ का पानी मिलेगा, रंगारेड्डी के लाखों एकड़ का पानी मिलेगा, शहर हैदराबाद को पानी आएगा। हमारे मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया। मैंने कहा देखो हैदराबाद में बर्फी की जरूरत है, क्या 3-3 घंटे आज से लाइट बंद नहीं हो रही? नाम को 3 घंटे बोलते मगर दिन में 5 घंटे 6 घंटे हो जाते। और हमारे इलाके मुशीराबाद, भोलकपुर, पुराना शहर वो तो ऐसा कहते हैं कि 8-8 घंटे 7-7 घंटे जब जाके उनको बोलना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के डी को CMD को के क्या है बोलते हैं तुम्हारा तो साथ देना। मजलिस ने यह कहा था कि शहर हैदराबाद के लिए अलहदा बर्फी का पावर प्लांट बनाओ, खाली हैदराबाद को पावर देना, मगर हमारी बात को कबूल नहीं किए। तेलंगाना नहीं, तेलंगाना ले लो, तेलंगाना ले लो, आप क्यों करिए? आज क्या हुआ, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट बंद हो जाती। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं? बताइए आप। कांग्रेस पार्टी को खबर नहीं, इन्होंने बोल रहे थे आप क्यों कर रहे हैं? अरे तुम नहीं जानते ये तकालीफ है अवाम की। बताइए ये हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा बोल रहे आप, फिर इसको जॉइंट कैपिटल, कॉमन कैपिटल बना रहे आंध्रा का। ये कैसा हो सकता, कहां से हो सकता कि आपका इलाका 180 किलोमीटर दूर, मगर आप बोल रहे नहीं ये जॉइंट कैपिटल रहेगा। अरे मेरे भाई ये मामू की दुकान पे नाना की फासला कब तक देंगे आप बताइए मेरे को? कॉमन कैपिटल बना दिए। आपको जानकर हैरत होगी, जानकर हैरत होगी, आप गुस्से में डूब जाएंगे कि मुल्क जब आजाद हुआ तो निजाम दखन के पास दिल्ली में हैदराबाद हाउस था, सबसे खूबसूरत महल, 7.5 एकड़ पर मुश्तमिल। हुकूमत हिंद ने उसको लिया और उसके बदले में आंध्रा बनने से पहले यहां पर हैदराबाद की एक जमहूरी हुकूमत थी, उनको दिया 19.5 एकड़ जमीन कि हम हैदराबाद हाउस दे रहे, आपको 19.5 एकड़ जमीन दे रहे, जिस पर दिल्ली में आज AP भवन बना हुआ है। आज AP भवन भी तेलंगाना को नहीं मिला, आज AP भवन भी तेलंगाना को नहीं मिला आपको। क्या इसीलिए 650 बच्चे को तश्ती करे? ये मजलिस ने कहा कि नहीं दे सकते हैदराबाद हाउस की जमीन, ये हमारा तारीखी विरसा है, ये हमारी जगह है, मगर आप लोग खामोश बैठे रहे गुंगों की तरह कि नहीं आने दो, आने दो। खर्जा पूरा आंध्र प्रदेश का। मजलिस ने क्या कहा कि देखो भाई, समझाने के लिए अगर मुशीराबाद में वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया और फिर नामपल्ली में वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया, तो आप इसको ऐसा तय करो कि कितना पैसा मुशीराबाद में खर्चा किया गया, कितना पैसा नामपल्ली में खर्चा किया गया, उसकी बुनियाद पर खर्चे को बांटो। हुकूमत क्या करिए, कांग्रेस पार्टी ने आबादी के ऊपर हम बांट लेते। अरे कैसा बांट लेते, किस लिए बांट लेते? आप सबको मखरूज बना दिए तेलंगाना में। मजलिस कह रही थी इस बात को नहीं माने। हमने मुतालबा किया कि 2 तेलुगु की रियासत बन रही है, 2 तेलुगु बोलने वाले साथ नहीं रह सकते, दोनों की जबान तेलुगु, बोलने का लहजा अलग होगा मगर जबान एक। आप साथ नहीं रह सकते, आप बोले हमारे को अलहदा रियासत दे दो, फिर उर्दू बोलने वाले कहां पर जाना?
पार्लियामेंट में मुतालबा किया कि उर्दू को तेलंगाना में पहली सरकारी जबान का मौक़िफ़ दो तेलुगु के साथ। आप माने नहीं उसको? क्यों भाई? क्या खाली आपकी जबान को फरोग हासिल होगा? क्या तेलंगाना सिर्फ तेलुगु जबान के लिए होगी? उर्दू जबान का क्या हाल होगा? मजलिस ने इसका मुतालबा किया, कोई साथ नहीं किए। हमने मुतालबा किया कि तेलंगाना में और आंध्रा में जहां पर मुसलमान दोनों जगह रहेंगे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप इसकी तारीफ नहीं किए। क्यों नहीं मिलना मुसलमानों को रिजर्वेशन? हमने मुतालबा किया तरमीम पेश की पार्लियामेंट में कि रायलसीमा का डेवलपमेंट बोर्ड हो, कोस्टल आंध्रा में डेवलपमेंट बोर्ड हो, तेलंगाना में डेवलपमेंट बोर्ड हो। नहीं, आपको मंजूर नहीं है। आप बताइए अजीज दोस्तों, ये पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपी आके मेरे को बोल रहे थे, अरे आप क्यों दे रहे तरमीमात? ये पहले पेपर स्प्रे का वाकया हो गया, आप खत्म मत लो, अपनी तरमीमात को पेश मत करो। मैं उनसे की कहा कि तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे हैदराबाद की कहावत है कि नादी दे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। नए फकीर को भीख की जल्दी। अब क्या हुआ? अब क्या करेंगे? अब 3 महीने के अंदर गवर्नर साहब फैसला करेंगे किसकी जगह किसको देना, किसकी बिल्डिंग कहां पर जाना। अब 3 महीने के बाद तेलंगाना वजूद में आएगा। अपॉइंटेड डेट के दिन क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मिलने वाला है? कभी इस बारे में तो सोचो। मगर इनको फिक्र नहीं है। इनको फिक्र क्या है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाना, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाना, मेरी रोटी पे सबसे पहले दाल मैं खींचना, मेरे पेट में बोटी आ जाना। अरे क्या है कभी तो सोचो गरीब आवाम के बारे में। आज हैदराबाद तड़प रहा है पीने के पानी के लिए। आज हैदराबाद के आवाम परेशान है बर्फी के कटौती के सिलसिले में। आज गरीब आवाम परेशान है। एक को लाइट के बिल में पानी का बिल आ रहा है 300 रुपये, 400 रुपये। पानी का बिल आने के बाद हम ताज्जुब करते, अरे कहां से आया? मैं दौरा कर रहा था नटराज नगर सिलरा का। वहां पर हमारी एक बहन ने मुझसे कहा, एक शरीफ हमारी मां ने कहा, अरे ये देखो पानी का बिल आया, पानी का बिल आया। और हमारी अम्मा ने कहा कि उसके मुंह में मट्टी पड़ो, पानी नहीं आया। मगर ये फुला का शख्स जो है 400 रुपए का बिल भिजाया मैंने। सही है, जब पानी नहीं है तो बिल कैसे आ रहा? पानी तो मिलना ना मेरे भाई। मैंने क्या किया? अपने एमपी फंड से एक स्कीम का आगाज किया। 12.5 लाख रुपए की स्कीम। जहां पर बोरवेल होगा वहां पर मैंने मशीन लगाई। आप 1 रुपया डालो, 11 लीटर मिनरल पानी, मिनरल वाटर का पानी मिलता। सिकंदराबाद के एमपी साहब को तौफीक नहीं हुई। आपको भी मिलते ना 5 करोड़ रुपये। कितने खर्चा किए इलाकों में बताओ मर तू? मैंने किया अपने पार्लियामेंट के पैसों से हर जगह पर तकरीबन 15 जगह पर मैंने स्कीम का आगाज किया। आप जाकर देख सकते, 1 रुपया डालकर 11 लीटर साफ पानी मिल रहा है। और जहां जहां हमने स्कीम को लगाया, ये पानी के फिल्टर को लगाया, वहां पर बच्चों की बीमारियां कम हो गई। जो हमारे बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार पड़ते, मैं जाकर पूछा मुकामी डॉक्टरों से, तो डॉक्टरों ने कहा कि हाँ सर साहब, हमारे पास अगर 100 पेशेंट आते थे तो अब 30-40 आ रहे। ये सब साफ पानी जो मिल रहा, ये मजलिस ने काम किया। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको इलेक्शन आ गया तो बोलेंगे नमस्ते वहां, सलाम यहाँ, पप्पू वहां, ये वहां। मजलिस के पास एक प्रोग्राम, मेयर हैदराबाद आपके सामने बैठे हुए, मजलिस ने क्या किया? 5 रुपये में खाने की स्कीम का आगाज किया। 5 रुपये में रोज 15,000 गरीबों को 5 रुपया आप देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर खाना आप खा सकते। हमने किया, बंदिया के फंड से किया, कोई बाहर से पैसे नहीं लाए। तो कांग्रेस वाले पूछे कैसा कर रहे? मैं बोला ऐसा कर रहे कि हम खुद नहीं खा रहे, तुम लगा रहे तो तुम खाते, हम आपके पास भी तो मेल था ना। 2 साल आपका मेल था, करना था।
हमारा मेल आया तो हमने कहा नहीं, गरीबों को खाना खिलाना। मैं माजिद साहब से कह रहा हूं कि जितना टाइम हमारे पास है 15,000 रोज की जगह 1 लाख गरीबों को खाना खिलाओ। गरीब गरीब होता है, मतलब उसका कुछ नहीं होता। आज ऐसे कई घराने हैदराबाद में जिनके आगाज सुबह खाली पेट से होती है, जिनकी रात खाली पेट से सो जाते हैं। अगर किसी एक गरीब को 5 रुपए में अगर पेट भर खाना मिल रहा तो क्या बुरी बात। यह मजलिस ने काम किया, टैक्सेस नहीं बढ़ाया, हमें कोई हाउस का टैक्स नहीं बढ़ाया और बल्दिया के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। ये तमाम काम मजलिस ने किए। इसलिए मैं अजीज दोस्तों, हर एतबार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी खिदमत करती आ रही। और ये हम पे झूठा इल्जाम, क्या इल्जाम लगाती है हम पे कि नहीं वो फिरका परस्त है। कौन सी फिरका परस्ती है बताओ मेरे को, कहां की फिरका परस्ती है। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ है। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ है। हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं है, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और हम मोदी के नरेंद्र मोदी को इंशाअल्लाह उतारा। दूसरे हिंदुस्तान के रियासत में जाना होगा, वहां पर उसका बोलबाला हो रहा होगा, मगर ये गयूर लोगों की सरजमीन हैदराबाद, ये गयूर लोगों की सरजमीन है। ये गरीब हम जरूर है, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हमने इतनी ताकत और कुव्वत है कि हमने बड़े बड़े सुरमाओं का मुकाबला किया और मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला इन लोगों से। हम मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान को बचाना है मेरे अजीज दोस्तों। ये मुल्क अगर बचाना है तो बीजेपी को रोकना है। ये मौजूदा दौर का हिटलर है, इसको रोकना है। ये तरक्की इंडिया फर्स्ट कुछ नहीं है। मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके तमाम अज़ाइम छुपे हुए हैं। ये चाहते हैं कि हर चीज में हिंदुत्व को लागू किया जाए, हर चीज में हिंदुत्व को लागू किया जाए। मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुशीराबाद के जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, अपनी मां और बहनों से दरखास्त कर रहा हूं कि आपको मजलिस को मजबूत करना है, अपनी दुआओं से मजबूत करना है। याद रखो, अगर पूरे मुल्क में एक चिराग जल रहा है, ये शैतानों के दरमियान में, इन बुत परस्तों के दरमियान में, तो चिराग तुम्हारी दुआओं की वजह से जल रहा है। वो चिराग जल रहा है तो तुम्हारी आवाज से जल रहा है। अगर वो चिराग जल रहा है तो तुम्हारे शब्दे से जल रहा है। इस चिराग जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका नाम है, इसको रोशन रखो नौजवानों, ताकि चिराग जलता है। हिंदुस्तान की हर रियासत में इसकी आवाज पहुंचे। हिंदुस्तान के हर घर से अकबरुद्दीन अवैसी पैदा हो जाए। हिंदुस्तान के हर घर से मोहम्मद पाशा कादरी पैदा हो जाए। मेहरबानी हुसैन की तरह बन जाए। क्यों बने? क्योंकि वक्त की जरूरत है। आज इस मुल्क को चमचों की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को ताकतवर बहादुरों की जरूरत है। अपनी जमात का साथ दो। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह।